Myself, Dr. Srimati Usha Singh, Assistant Professor Botany, Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Chhattisgarh. My topic is Fermentation Technology for MSc 4th semester, 3rd paper, Biotechnology and Genetic Engineering. फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंतर्गत हम आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेट microorganism, inoculum development, sterilization, stain improvement, process development, downstream processing, purification and drying। इन सब बिंदुओं पर हम फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें सिंपल आंख से दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है और एल्गी है। ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी साइंस की एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंतर्गत करते हैं जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अर्थात माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और ये हमें सिंपल आंख से दिखाई नहीं देते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसका उपयोग करके हम मानव के लिए नए नए प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अधिक यूजफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप के नए नए प्रोडक्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। अर्थात माइक्रोबायोलॉजी की एक सब ब्रांच का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करके और प्रोसेस रिएक्शंस के द्वारा हम नए नए प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अर्थात इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत उन सभी इंडस्ट्रियल प्रोसेस की स्टडी की जाती है जिसमें ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं या वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उनकी उपस्थिति में ही ये जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बहुत सी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बायो प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल का भी फॉर्मेशन होता है। ऐसे वेस्ट मटेरियल को भी इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से विभिन्न प्रकार के मटेरियल तैयार किए जाते हैं जिसका उपयोग मानव के लिए बहुत अधिक यूजफुल होता है। जैसे कि चीज प्रोडक्ट के साथ साथ हमें एक बायो प्रोडक्ट के रूप में मट्ठा प्राप्त होता है। इस मट्ठे में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं उसकी सहायता से और फर्मेंटेशन के द्वारा हमें एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है हम मानव के लिए बहुत उपयोगी होता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मुख्य रूप से फर्मेंटेशन रिसर्च पर ही आधारित होती है, या ये हम कहें कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो मेन रूप से फर्मेंटेशन प्रोसेस पर ही आधारित होती है। इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस में या इस रिएक्शन में जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं उसमें स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रैंड का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में यूज करने वाले माइक्रोब्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं हम।
कुछ इंडस्ट्री जो है माइक्रोब्स के नेचुरल मिक्सचर का यूज करती है और नए प्रोडक्ट तैयार करती है, तथा दूसरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंतर्गत कुछ इंडस्ट्री जो है इसमें डिजायर्ड सामग्री का उपयोग करके लार्ज स्केल में प्राप्त करने के लिए कल्चर मीडिया का उपयोग करती है, जिसको हम प्योर कल्चर मीडिया या आर्टिफिशियल मीडिया भी कहते हैं। बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी केसिडा 1968 के अनुसार माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फर्मेंटेशन रिएक्शन के द्वारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट वाले प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मीडिएशन में संपन्न होती है तथा न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे लिए मानव के लिए बहुत अधिक यूजफुल होते हैं, इसे हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। चूंकि इंडस्ट्री में सभी प्रोडक्ट जो हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही संपन्न होते हैं, इसीलिए फर्मेंटेशन को ही इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बेसिस माना जाता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिफिक ज्ञान सबसे पहले लुईस पास्चर को अपनी रिसर्च वर्क करते समय ज्ञात हुआ था। उन्होंने सिंथेटिक कल्चर मीडिया तैयार किया तथा उसका उपयोग माइक्रोब के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस की स्टडी के लिए किया। आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, माइक्रोब्स के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट तैयार करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं उसके स्ट्रेंथ पर ये प्रोसेस जो होती है वो निर्भर करती है। प्रोसेस में यूज किए जाने वाले माइक्रोब्स के करेक्टर्स एवं गुणों की स्टडी करना आवश्यक होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उसको हम आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में निम्न प्रॉपर्टीज होना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली तो ये है कि यूज किए गए माइक्रो स्ट्रैंड का कल्चर प्योर होना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। यदि हम दूसरे इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रैंड में जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो स्ट्रैंड लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। स्ट्रैंड में वेजिटेटिव सेल्स के साथ स्पोर प्रोड्यूसिंग की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इनोकुलेशन के बाद सीड स्टेज वेसल्स में तेजी से ग्रोथ होने की क्षमता होनी चाहिए। इसके द्वारा केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट या टॉक्सिक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्शन में लगने वाला समय भी कम होना चाहिए। सेलेक्ट किए गए माइक्रोब्स में किसी भी प्रकार का यदि कंटामिनेशन होता है तो कंटामिनेशन को रोकने की क्षमता उसमें पाई जानी चाहिए। यदि इस माइक्रोब्स के स्ट्रैंड में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है या पाई जाती है तो इसे हम आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसी गुणों के आधार पर माइक्रोब्स के स्ट्रैंड का निर्धारण किया जाता है। आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसी स्ट्रैंड के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है जो प्रोसेस में यूज की जाती हैं। इस माइक्रोब्स को इनके हैबिट नेचर से अलग करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्योर कल्चर का जिस संस्था में कलेक्शन होता है वहां से भी हम आइडियल माइक्रोब्स के स्ट्रैंड को प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यूज किए जाने वाले माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और एक्टिनोमाइसीट्स, इसकी विभिन्न प्रकार की स्पीसीज जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पाई जाती है। ये माइक्रोब्स जो होते हैं सॉयल, एयर, वाटर, प्लांट और एनिमल्स के बॉडी सरफेस पर या टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियल में यूज किए जाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनका सोर्सेज जो है वो सॉयल या फिर रिवर एंड लेक के मैट पर प्राप्त किया जाता है। सोर्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स को अलग करने के लिए आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम
जो इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक का उपयोग करेंगे। इनरिचमेंट कल्चर टेक्निक में निम्न स्टेप पाए जाते हैं, उनके द्वारा ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। यदि हम पहला स्टेप देखें तो न्यूट्रिएंट मटेरियल युक्त ब्रॉथ कल्चर में सेलुलोज पाउडर मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। इस सॉल्यूशन में सॉइल सोर्सेज या अदर सोर्सेज के माइक्रोब्स को इनोकुलम किया जाता है और कुछ समय के लिए इसको इंक्यूबेटर में छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ हमें दिखाई देती है। माइक्रोब्स की ग्रोथ में सबसे पहले जो ब्रॉथ कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स की ग्रोथ प्राप्त हुई है, उसकी कुछ बूंदे लेकर के यूज किए गए न्यूट्रिएंट अगर मीडिया सॉलिड कल्चर मीडिया पर हम उसे फैला देते हैं या स्प्रेड कर देते हैं। इसे हम इंक्यूबेटर्स में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो माइक्रोब्स कोई अलग अलग कॉलोनी हमें प्राप्त होती है। सेकेंड स्टेप में यदि हम देखें तो माइक्रोब्स की जो डेवलप कॉलोनी होती है उसे फिर से नए कल्चर मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करते हैं। कुछ समय के बाद हमें माइक्रोब्स की प्योर कल्चर कॉलोनी प्राप्त होती है। सेकेंड स्टेप है स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल सोर्सेस जैसे कि हेट्रोजिनस माइक्रोबियल पॉपुलेशन युक्त सॉयल, एयर, वाटर आदि से हाई यील्डिंग वाली स्पीसीज की खोज करना और उसको आइसोलेट करना ही स्क्रीनिंग कहलाता है। ये स्क्रीनिंग जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी स्क्रीनिंग और दूसरा है सेकेंडरी स्क्रीनिंग। चलिए आइए देखते हैं प्राइमरी स्क्रीनिंग क्या होता है। तो प्राइमरी स्क्रीनिंग जो है डिजायर्ड मटेरियल को माइक्रो की स्पीसीज का पता लगाना, या फिर ये कह सकते हैं कि डिजायर्ड मटेरियल का प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्ट के लिए जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं उस स्पीसीज का पता लगाना और उसको आइसोलेट करना, ये प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा यदि हम देखते हैं सेकेंडरी स्क्रीनिंग इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल रूप से यूज माइक्रोब्स को आइसोलेट किया जाता है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस में रियली यूजफुल माइक्रोब्स की जानकारी प्राप्त होती है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग के द्वारा हमें कुछ बेनिफिट प्राप्त होते हैं। ये बेनिफिट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सेकेंडरी स्क्रीनिंग द्वारा प्राइमरी स्क्रीनिंग से आइसोलेट किए गए माइक्रोब्स में से उस माइक्रोब्स को आइसोलेट करना जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के लिए अधिक महत्व रखते हैं। दूसरा है सेकेंडरी स्क्रीनिंग के द्वारा कम उपयोगी माइक्रोब्स का भी आइसोलेट किया जा सकता है। तीसरा इसका जो बेनिफिट हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी स्क्रीनिंग से ये भी पता लगता है कि माइक्रोब्स के द्वारा उत्पन्न प्रोडक्ट जो होते हैं वो न्यू होते हैं या ओल्ड प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसके अलावा और जो सेकेंडरी का बेनिफिट है वह फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होने वाले माइक्रोब्स जो स्क्रीनिंग के द्वारा खोजे गए हैं उसकी आर्थिक पोजीशन का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके अलावा इसमें और अधिक बेनिफिट के अंतर्गत देखें तो स्क्रीनिंग के द्वारा आइसोलेट किए गए विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी की जानकारी भी हमें मिलती है। सेकेंडरी स्क्रीनिंग की प्रोसेस जो होती है अगर प्लेट कल्चर युक्त फ्लास्क या बायोरिएक्टर या फर्मेंटेशन में कंप्लीट की जाती है। देखते हैं अपन अब सेकेंड स्टेप जो होता है वो मेंटेनेंस ऑफ आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके हैबिट से आइसोलेट करके एवं स्क्रीनिंग के बाद उन्हें सुरक्षित करना भी आवश्यक होता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे हम आसानी से प्राप्त कर सके। इस ऑर्गेनिज्म के स्टैंड को कल्चर मीडिया पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। कल्चर मीडिया यहाँ पर हमें 3 प्रकार का आपको बताना चाहूंगी। पहला जो कल्चर है वो है रिसर्च कल्चर,
दूसरा जो है असेय कल्चर और तीसरा जो है डेवलपमेंट कल्चर। आइए देखते हैं रिसर्च कल्चर क्या होता है। इस माइक्रोब्स के स्टैंड को कल्चर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम रिसर्च कल्चर कहते हैं। इसका यूजफुल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कल्चर का उपयोग प्रोडक्ट के आइसोलेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए तथा स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड एसेय कल्चर अर्थात इसका यूज माइक्रोबियल प्रोडक्ट के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के एनालिसिस के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कल्चर को हम असेय कल्चर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो कल्चर है वो है डेवलपमेंट कल्चर ऐसा कल्चर जिसका उपयोग लार्ज स्केल पर फर्मेंटेशन प्रोसेस हेतु किया जाता है। इस कल्चर में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो होती है वो सक्षम होती है। अर्थात यहाँ पर इस प्रोडक्शन के द्वारा, इस कल्चर के द्वारा हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम प्रोडक्शन कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये तो हुआ मेंटेनेंस। अब आइए देखते हैं हम प्रिजर्वेशन, किस प्रकार से हम कल्चर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सभी कल्चर जो है वो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, इसीलिए इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ टेक्निक या कुछ मेथड जो है हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला जो मेथड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर स्लांट या लिक्विड कल्चर मीडियम में लो टेम्परेचर पर, जैसे कि 2 से लेकर के 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दूसरी मेथड हम ये भी कर सकते हैं कि अगर स्लांट या लिक्विड मीडियम में फ्रोजन कल्चर के द्वारा हम प्रिजर्व कर सकते हैं। यदि हम तीसरा टेक्निक देखें तो लियोफिलाइज्ड सेल्स में मीडियम में वैक्यूम में लो टेम्परेचर मीन्स या तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड या -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लियोफिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अर्थात लियोफिलाइजेशन सेल्स में फ्री वाटर एंड स्पोर्स आइसोलेट करने की प्रोसेस भी होती है। यदि हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं तो वेजिटेटिव सेल्स एंड स्पोर्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पर हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका प्रिजर्वेशन। इनोकुलम डेवलपमेंट जो है इसका नेक्स्ट स्टेप है। स्टोर स्टॉक कल्चर में माइक्रोब्स की एक्टिविटी ग्रोथ करने वाली पॉपुलेशन तैयार करना ही इनोकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। इनोकुलम डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेप जो होती है, स्टॉक कल्चर से इनोकुलम लेने के बाद सुटेबल लिक्विड मीडियम में इसकी ग्रोथ कराई जाती है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के माइक्रोब्स का इनोकुलम तैयार करने के लिए फ्लाक्स कल्चर टेक्निक का उपयोग करते हैं। इनोकुलम डेवलपमेंट का मेन उद्देश्य जो है वो है, पहला, स्टॉक कल्चर का अधिक से अधिक संख्या में माइक्रोब सेल्स प्राप्त करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है प्रिजर्व स्टैंड के बराबर जेनेटिक संगठन वाले पॉपुलेशन तैयार करना। और नेक्स्ट है उद्देश्य इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल्स में बायोमास का ग्रोथ जो है वो कराना। इनोकुलम के कल्चर में प्रोडक्शन लेवल के अनुरूप तैयार करना। ये तो हो गया इसका मेंटेनेंस इनोकुलम डेवलपमेंट। अब उसके बाद इसी में हम देखते हैं स्टरलाइजेशन क्या होता है। स्टरलाइजेशन किसी भी सब्सटेंस या सरफेस में उपस्थित सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिमूवल करना या इनएक्टिवेट करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में उपयोग की जाने वाली ऑपरेटर्स सभी प्रकार के मीडिया, एयर, न्यूट्रिशन मटेरियल एवं रॉ मटेरियल, इसमें विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिससे कि कंटामिनेशन होने की संभावना पाई जाती है। अतः इस समस्त ऑपरेटर्स को यूज किए गए मीडिया कल्चर को स्टरलाइज करना ही आवश्यक
आवश्यक होता है एवं एक्सेप्टिंग कंडीशन में बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि हम स्टेरिलाइजेशन न करें तो कंटामिनेशन बढ़ने की संभावना हो सकती है। चलिए देखते हैं स्टेरिलाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य स्टेरिलाइजेशन का है फर्मेंटेशन वेसल्स या बायोरिएक्टर में डिजायर्ड स्टेन को ही इंटर कराना। यहाँ पर एपरेटर्स में हम फर्मेंटर का यूज कर सकते हैं या बायोरिएक्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें केवल डिजायर्ड माइक्रोब्स को भी इंटर कराते हैं। दूसरा यदि हम देखें इसका उद्देश्य कंटामिनेशन को रोकना। इस एपरेटर्स के द्वारा अधिकांश कंटामिनेशन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस प्रोडक्ट को डिटेरियोरेशन या निम्नीकरण को रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेन इम्प्रूवमेंट। स्टेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने वाले माइक्रोब्स की पहचान होने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि उसको लो प्रोडक्शन कास्ट पर फर्मेंटेशन किया जाए तथा अधिक से अधिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जाए। अधिक प्रोडक्ट एवं लो प्रोडक्शन कास्ट मुख्य रूप से फर्मेंटेशन प्रोसेस में उपयोग किए जाने वाले माइक्रो स्टैंड की कार्य क्षमता या एफिशिएंसी पर निर्भर करता है। किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक या कुछ विधियों का हम प्रयोग करते हैं। पहला जो है वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए सुटेबल मीडियम तैयार करना। दूसरा है फर्मेंटेशन प्रोसेस में सुधार एवं रिफिलिंग करना। तीसरा जो मेथड है वो है यूज किए जाने वाले माइक्रोबियल स्टैंड में इम्प्रूवमेंट करना। स्टैंड के इम्प्रूवमेंट ही अधिक प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय या सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। डिजायर्ड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में ग्रोथ के लिए यूज किए जाने वाले माइक्रोब्स के स्टैंड में जेनेटिक चेंज करना ही स्टैंड इम्प्रूवमेंट या स्टैंड डेवलपमेंट कहलाता है। स्टैंड इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ तकनीकी की उपयोगिता हमें लगती है, जैसे कि बाई म्यूटेशन, दूसरा है बाई रिकॉम्बिनेशन और तीसरा है बाई रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो हुआ अपना जो स्टेप था वो है स्टैंड इम्प्रूवमेंट। अब इसी में हम देखते हैं प्रोसेस डेवलपमेंट। प्रोसेस डेवलपमेंट जो है इसका नेक्स्ट स्टेप माना जाता है। प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए माइक्रोबियल का यूज करके की जाने वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस, जैसे कि रिक्वायर्ड ऑप्टिमम प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड ऑप्टिमम कंडीशन, जैसे कि रिक्वायर्ड मीडियम, एरिएशन, टेम्परेचर, पीएच एवं समय का निर्धारण करना ही प्रोसेस डेवलपमेंट कहलाता है। कॉस्ट, लेबर, टाइम एंड स्पेस को बेस मानते हुए प्रोसेस डेवलपमेंट का कार्य जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप है जो प्रोसेस डेवलपमेंट में कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है सेक फ्लास्क फर्मेंटेशन और दूसरा है स्केलिंग अप ऑफ द प्रोसेस। चलिए पहले अपन देखिए सेक फ्लास्क फर्मेंटेशन क्या चीज होता है। तो कल्चर फ्लास्क का यूज माइक्रोब कल्चर के लिए किया जाता है। सेक कल्चर का यूज एरोबिक प्रोसेस के लिए किया जाता है। इस प्रकार का कल्चर में 2 या 3 दिनों में ही प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसका उपयोग कुछ के लिए किया जाता है, जैसे कि स्टेन इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आवश्यक कंडीशन का निर्धारण करना के लिए इस कल्चर का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है स्केल अप ऑफ द प्रोसेस। सेक कल्चर में फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन का परीक्षण करने के लिए आवश्यक एक्सपेरिमेंटल फर्मेंटर का यूज किया जाता है। फर्मेंटर में टेम्परेचर, पीएच, एरिएशन, न्यूट्रिएंट मटेरियल को नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है। फर्मेंटर्स को प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन का उपयोग इंडस्ट्रियल लेवल पर फर्मेंटेशन के यूज के लिए किया जाता है, जो प्रोडक्शन के काम आते हैं। इस संपूर्ण प्रोसेस को हम स्केल अप ऑफ द प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग।
जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस या अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए उपयोगी समस्त प्रोसेसिंग को ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसे हम DSP के नाम से भी जानते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो निम्न 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स और तीसरा है एक्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं हम पहले सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट सॉलिड मटेरियल सेल्स या हाइफा को फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स। फर्मेंटेशन मीडियम में प्रेजेंट माइक्रोब्स की सेल्स आसानी से अलग नहीं होती है। इसे केमिकली रूप से अलग किया जा सकता है, जैसे कि लाइसेस के द्वारा। मैकेनिकल रूप से इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि लाइसेस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मिक्सचर या सेल्स के कंपाउंड या ग्रुप ऑफ कंपाउंड को सॉल्वेंट फेज में सेपरेट करने के लिए एक्सट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है। इसकी में 3 विधि या 3 मेथड्स के द्वारा ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले लिक्विड एक्सट्रैक्शन। ऐसे 2 सॉल्वेंट जिसका यूज आपस में इनसॉल्युबल होते हैं तथा प्रोडक्ट जो है डिफरेंशियली सॉल्युबल होता है, इसके द्वारा हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है होल ब्रॉथ एक्सट्रैक्शन। इस मेथड से पूरा का पूरा ब्रॉथ मीडिया का उपयोग किया जाता है। इसमें मीडिया प्लस सेल्स का उपयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं होल ब्रॉथ एक्सट्रैक्शन। और तीसरा जो एक्सट्रैक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ टेक्निक या कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि इवोपरेशन के द्वारा कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है आयन एक्सचेंज रेजिन का उपयोग करके भी हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है एब्जॉर्प्शन रेजिन का उपयोग करके भी हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन। यह प्रोडक्ट की प्राप्ति का सेकेंड स्टेप होता है, जो प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए कुछ मेथड्स का उपयोग हम करते हैं। पहला है मेथड क्रिस्टलाइजेशन। लो मॉलिक्यूल्स वाले प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक, उदाहरण पेनिसिलियम और सिट्रिक एसिड, इसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा प्योर कर सकते हैं। दूसरा है क्रोमेटोग्राफिक मेथड के द्वारा। इस मेथड के द्वारा लो मॉलिक्यूल्स वाले कंपाउंड उन्हीं के बराबर मॉलिक्यूल वाले मिक्सचर को मिक्सचर से आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइम्स। इस प्रकार की टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक करते हैं तथा इसे हम प्योर कर सकते हैं। लास्ट स्टेज जो है इसका ड्राइंग अर्थात सुखाना। प्योर प्रोडक्ट के रखरखाव के लिए, उसके हैंडलिंग के लिए तथा स्टोर हेतु प्रोडक्ट का ड्राइंग होना आवश्यक होता है। ये ड्राइंग जो होता है, या तो स्प्रे के द्वारा ड्राइंग कर सकते हैं, या वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हैं, या फ्रीजिंग ड्राइंग के द्वारा इस क्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। यह एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा माइक्रोब्स की उपस्थिति में कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक है, अल्कोहल है, विनेगर है, ऑर्गेनिक एसिड है, बायोफ्यूल्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, एंजाइम्स होते हैं, एमाइनो एसिड एंड विटामिन आदि जो हैं, ये प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत फर्मेंटेशन टेक्निक के द्वारा। और माइक्रोब्स की उपस्थिति में ये हमें यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं।